नमस्कार। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम से किस प्रकार हम दो आवेशों के बीच में बल निकाल सकते हैं अगर उन आवेशों का मान दिया हो और उनके बीच की दूरी दी गई हो। इसी के साथ साथ हमने यह भी पढ़ दिया है कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है और किस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है। अब आज हम देखेंगे, अभी तक हमने सिर्फ दो आवेशों की बात की है, दो आवेशों के बीच बल की बात की है। अगर मान लो दो से ज्यादा आवेश आ जाए, अब हम ये देखेंगे कि अगर दो से ज्यादा आवेश आ जाए तो किस प्रकार उन पर बल लगेगा। तीन आवेश आ जाए, चार, पांच, जितने भी आ जाए तो उसको निकालने के लिए एक सिद्धांत होता है जिसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। उसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये कोई अक्ष वाई तल है, इसके अंदर मान लो चार आवेश रखे गए हैं, जैसे Q1, Q2, Q0 और Q3, ये चार आवेश रखे गए। अब हमको मान लो दे दिया जाए कि इन बाकी जो तीन आवेश है Q1, Q2 और Q3, उनके कारण Q0 पर बल ज्ञात करो। तो उस पर बल ज्ञात करने के लिए ये अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि दो आवेशों के बीच जो बल होता है वो तीसरे आवेश से अप्रभावित रहता है। मतलब Q1 और Q0 के बीच जो बल लगेगा उस पर Q2 और Q3 आवेश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे Q0 और Q3 के बीच जो बल लगेगा उसके कारण Q1 और Q2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार Q0 और Q2 के बीच जो बल है वो Q1 और Q3 आवेश के कारण प्रभावित नहीं होगा। इसलिए हमको अगर Q1, Q0 पर कुल बल निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, इन तीनों आवेशों के कारण अलग अलग इस Q0 पर बल निकालना है और उनका सदिश योग कर देना, मतलब दिशा सहित जोड़ना है उनको। तो जैसे मान लो ये Q1 आवेश है, ये मूल बिंदु, इससे ये मान लो R1 वेक्टर दूरी पे, और Q2 मान लो R2 वेक्टर दूरी पे, Q0 मान लो वो R0 वेक्टर दूरी पे है और Q3 R3 वेक्टर दूरी पे है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से मान लो हमको निकालना है F0, मतलब जो Q0 आवेश है उस पर हमको बल निकालना है तो F0। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस Q0 आवेश पर इन तीनों आवेशों के कारण जो अलग अलग लगने वाला बल है उनका सदिश योग करना। मतलब F आवेश 0 पर बल लगा रहा है, कौन सा, Q1, तो इसका सदिश प्लस F0, Q0 आवेश पर Q2 के कारण बल लग रहा है तो F0 2 वेक्टर, और Q3 आवेश के कारण बल लग रहा है तो हो जाएगा F0 3 वेक्टर। यही कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत कि किसी आवेश पर दो से अधिक आवेशों के कारण लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के द्वारा पृथक पृथक लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इन बलों की हम दिशा देख लेते हैं। जैसे ये Q0 है और ये Q1 है, दोनों समान प्रकृति के आवेश है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित किस दिशा में करेगा, खुद से दूर, तो ये कर देगा इस तरह। ये दिशा हो जाएगी F01 वेक्टर की, ठीक है। अब Q2 है, वो क्या करेगा, Q0 को प्रतिकर्षित करेगा, तो वो प्रतिकर्षित करेगा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पे और खुद से दूर, तो हो जाएगा F02 वेक्टर। अब Q3 है, Q3 Q0 को यह भी प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि तीनों समान प्रकृति के आवेश है, धनावेश है। Q3 है वो Q0 को करेगा प्रतिकर्षित इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश और खुद से दूर, तो ये हो जाएगा F03 वेक्टर। अब अगर हम इन बलों को एक साइड में बना लें तो ये कुछ ऐसे निकल के आएंगे। यह है F01 वेक्टर, यह है F03 वेक्टर, यह है F02 वेक्टर। तो इस प्रकार हमारे पास ये तीन बल आ चुके हैं। इन तीनों बलों का जो सदिश योग होगा वो आएगा परिणामी बल। तो परिणामी बल है F0, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F0 वेक्टर बराबर F01। F01 कैसे निकालेंगे,
इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैसी होगी? तो बल क्या होता है कूलॉम के नियम से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा r²। ये फॉर्मूला इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन से आवेश आ रहे हैं? Q1 और Q0। Q1 गुणा Q0, इन दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसके निकालने के लिए हम सदिशों का योग का जो त्रिभुज नियम होता है वो देखो, ये है r1 वेक्टर, इस पे है Q1 और ये है r0 वेक्टर और ये जो आवेश है ये है Q2। हमको क्या निकालेंगे इन दोनों के बीच की ये दूरी? ये क्या हो जाएगी r01 वेक्टर और r0 वेक्टर हम इस सदिश के नियम से निकालेंगे तो वो आ जाएगा r01 वेक्टर बराबर r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये होगी r01 वेक्टर। अब स्क्वायर करना है, वो करना हमको परिमाण का, ठीक है। अब दिशा किस दिशा में लग रहा है? ये r01 कैप किसके लिए लगाते हैं हम? दिशा बताने के लिए। तो ये तो हो गया F01 बल, इसको हम F01 लिख सकते हैं। अब F02 निकालना है हमको, तो वही सेम ऐसे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब 1 की जगह आ जाएगा Q2, क्योंकि अब हम Q2 के कारण बल निकाले तो हमारे पास आवेश दो कौन से? Q2 और Q0। तो Q2 Q0 बट्टा R02 वेक्टर। अब जो दूरी हो जाएगी वो R02 वेक्टर हो जाएगी इन दोनों के बीच की, इसका परिमाण का स्क्वायर और दिशा हो जाएगी R02 कैप। इसी प्रकार F03 आ जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं F0 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बट्टा R01 वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर R01 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बट्टा R02 वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर R02 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 R03। अब इन Q0 और Q3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R03 वेक्टर, इसका परिमाण का स्क्वायर और दिशा हो जाएगी R03 कैप। अब देखो हम कॉमन लेंगे और अगर मान लो ऐसे कुछ अनंत आवेश हो, अगर मान लो Q3 की जगह Qn मतलब Q4 Q5 ऐसे बहुत सारे आवेश हो, तो यहाँ पे हम n लिख देंगे। मान लो n आवेश मान लिए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n। मान लो आवेश बहुत सारे हमारे पास, जरूरी नहीं है 3 और 4 और 5 और सभी इस फॉर्मूले के साथ, मतलब ऐसे ये श्रेणी चलती रहेगी। हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इनको सबका योग करना है, तो सबका योग को दिखाने के लिए हम जो समेशन का चिन्ह होता है उससे लिखेंगे और साथ एक Q0 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि सब में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, Q0 भी सब में कॉमन आ रहा है। चेंज किस में आ रहा है? Q1 Q3 Q2 Q3 ऐसे Q1 और साथ में ये जो दिशा है उसमें भी फर्क आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Qn बट्टा R0 n वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर और साथ में दिशा R0 n कैप। जहां पर यहाँ पे हम I लिख देंगे, समेशन के अंदर जो जिस पद का हमें विस्तार करना होता है उसको हम I से लिखते हैं। I का मान यहाँ पर 1 से लेकर n तक है, ये इस समेशन को दिखाने का तरीका होता है। तो इसमें हमको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें साफ लिख रहा है कि ये तो सारे पदों में कॉमन है और साथ साथ सब में 0 और ये भी कॉमन है। हमको चेंज किसमें करना है? I का मान 1 रख दोगे तो F1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रख दोगे तो F2 आ जाएगा, 3 रख दोगे तो F3 आ जाएगा। इस प्रकार ये अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार अगर 2 से ज्यादा आवेश आ जाए तो हम उस पर एक आवेश पर 2 से ज्यादा आवेशों के कारण बल निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको अलग अलग आवेश के कारण बल निकालना है और सबका सदिश योग कर देना है। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत।
अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड रहेंगे। क्वेश्चन है, निर्वात में रखे बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल 18 न्यूटन है। यदि 6 पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो अब बल ज्ञात करें। तो हमको सबसे पहले क्या देखा है, निर्वात में रखे आवेशों के बीच में बल। निर्वात में रखे आवेश के बीच में बल, जिसको हम लिख दें एफ नॉट, ये है हमारा 18 न्यूटन। और क्या दे रखा है, पराविद्युतांक, कांच की पट्टिका का पराविद्युतांक। पराविद्युतांक हमने पढ़ा था, पराविद्युतांक हम किसे लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से, वो दे रखा है हमको 6। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इन आवेशों के मध्य अब नया बल ज्ञात करो। नया बल कब ज्ञात करो, जब इन दोनों के बीच में कांच की पट्टिका, कांच की पट्टिका क्या हो गई, एक माध्यम हो गया, मतलब हमको क्या निकालना है, माध्यम में बल, ये हमको निकालना है। तो हमने पराविद्युतांक की परिभाषा में क्या पढ़ा था कि किसी भी माध्यम का पराविद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में बल बट्टा उस माध्यम में बल। तो ये समीकरण हम यूज करेंगे इस जगह। हमको क्या निकालना है, एफ एम, तो इसको इस तरह भेज देंगे और ये इधर बाद में आ जाएगा। तो एफ एम बराबर एफ नोट बट्टा एप्सिलॉन आर। एफ नोट क्या है, निर्वात में बल, वो है 18 न्यूटन बट्टा पराविद्युतांक कितना है, 6। तो एफ एम बराबर कितना हो गया, 3 न्यूटन। मतलब अगर इन आवेशों के बीच में कांच की पट्टिका रख दी जाए तो इनके बीच का जो नया बल होगा वो घटकर 3 न्यूटन हो जाएगा। कितने गुना घटा है, 6 गुना घट गया। अगला प्रश्न है हमारा, समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। धनायन है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एक सूत्र आता है हमारे, Q बराबर Ne। इस वाले सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है, इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कि उस धनायन का आवेश कितना है। धनायन का आवेश निकालना हमको बल दे रखा है, दूरी दे रखी है, तो हम कूलॉम के नियम से आसानी से आवेश निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जो बल होता है कूलॉम के नियम से F, मान लो ये दो आवेश हैं Q। अब दे रखा है समान आवेश है, मतलब हम दोनों को Q Q मान लेंगे, दोनों का आवेश समान। और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है हमको 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हमको किसमें बदलना है, मीटर में, क्योंकि ऐसा मात्रक दूरी का मीटर है। तो कुछ परिवर्तन दे रखे हैं मैंने। 1 किलोमीटर को हम कहते हैं 10 की घात 3 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। और 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर। हमारे क्या यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने हैं, तो 10 की घात -10 से गुणा करना है, मतलब 5 गुणा 10 की घात -10 मीटर। हमको जो सभी राशियां हैं वो सिर्फ ऐसा ही मात्रक में रखनी है, वरना आंसर नहीं आएगा। तो कूलॉम के नियम से बल क्या होता है, F बराबर, हमको गणना ही करनी है तो 1/4πε0 लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बट्टा R², यही होता है कूलॉम का नियम। इसमें हम मान रख देंगे, K का मान कितना होता है, वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ये K का मान फिक्स होता है। Q1 Q2 मतलब दोनों आवेश क्या क्या है, Q और Q दोनों समान है, बट्टा उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 गुणा 10 की घात -10 का वर्ग। और हमको पहले से दे रखा है कि ये बल कितना है, तो हम बराबर लिख देंगे 3.7 गुणा 10 की घात -9। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा ये हो जाएगा Q और Q
क्यू स्क्वायर, इसका वर्ग कर दो तो 5 पंजे 25 गुणा 10 की घात माइनस 10 का वर्ग 10 की घात माइनस 20 बराबर -3.7 गुणा 10 की घात माइनस 9। क्यू स्क्वायर को इधर रख लेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3.7 गुणा 10 की घात माइनस 9, ये गुणा में जाएगा ऊपर, 25 गुणा 10 की घात माइनस 20 बट्टा 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखो 10 की घातों को हम अलग लिख लेंगे, जैसे 10 की घात ही 9 है, ये नीचे प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। 3.7 गुणा 25 बट्टा 9 गुणा, अब 10 की घात देखो -9 और -20 -29, -29 और जो नीचे प्लस का ऊपर माइनस का चल जाएगा, तो -29 और -9 10 की घात -38। अब देखो हम इसको गुणा करके इसका भाग देंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर 25 को 3.7 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 92.5 बट्टा इसमें 9 का भाग जाएगा गुणा 10 की घात -38। ये किस में आएगा? कूलम्ब स्क्वायर में आएगा, क्योंकि इधर क्यू स्क्वायर है। आगे सोल्व करते हैं इसको। तो देखो इसका जब इसमें हम भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर बराबर लगभग 10.3 गुणा 10 की घात -38 कूलम्ब स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना है, तो इधर स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल आ जाएगा। 10.3 गुणा 10 की घात -38। जब 10.3 का वर्गमूल निकालते हैं तो आप निकाल लेना, वो लगभग आएगा 3.2 के बराबर गुणा 10 की घात -38 का वर्गमूल, मतलब घात कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 10 की घात -19 कूलम्ब। ये हमारा आ गया क्यू का मान। अब हमको क्या निकालना था कि सामान्य अवस्था। ये देखो यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएंगे, लेकिन हमको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि दो धनायन है, तो हमको सिर्फ धनायन लेना है, तो प्लस वाला आ जाएगा। अब हमको निकालना है कि प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है। हमने आवेश निकाली, अब हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो क्यू बराबर कितना आ गया? n ही होता है। हमको क्या निकालना है? n, तो n बराबर हो जाएगा q बट्टा e बराबर 3.2 गुणा 10 की घात -19। e मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। इससे कट गया, 1.6 का भाग 3.2 में जाएगा 2 बार, तो n बराबर 2 आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि प्रत्येक जो धनायन है उसके अंदर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम्ब। आपके किताब में मिसप्रिंट होगा, आगे माइक्रो नहीं लगाया होगा। जहां पे भी जैसे कोई 2 दे रखा है और कूलम्ब दे रखा है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह छोटी हुई है, तो वहां पे पूरे जो अपना पार्ट है उसमें माइक्रो आएगा आगे। एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम्ब, उसकी स्थिति बताई गई है 2 मीटर 1 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो ये एक्स वाई तल में है, तो उसका अक्ष निर्देशांक तो है 2 मीटर। मान लो कहीं पे यहाँ पे आ गया 1 2, वाई निर्देशांक 1 2 3 4, वाई निर्देशांक दे रखा है हमको 1 मीटर, तो 1, तो यहाँ पे आ गया Q1, और जिसके मान कितना है? 2 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो मतलब 10 की घात -6 कूलम्ब। ये हो गया Q1। तथा दूसरा आवेश Q2 हुआ हुआ है -5 माइक्रोकूलम्ब, और उसकी स्थिति दे रखी है -2, मतलब अक्ष निर्देशांक माइनस में, मतलब इस तरफ है, -1 -2, और वाई निर्देशांक दे रखा है 4, तो मतलब लगभग यहाँ कहीं होगा Q2, और इसका मान दे रखा है -5 माइक्रोकूलम्ब। हमको क्या पूछा है
तो Q2 आवेश पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो, मतलब इस आवेश पर बल ज्ञात करना है इस आवेश के कारण। अब देखो सबसे पहले तो किस प्रकार का बल लगेगा, ये देखो ये धनायन है और ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। विपरीत प्रकृति के आवेशों में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल, मतलब ये जो Q1 है ये Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ, इन दोनों पर मिला देते हैं, और इस पर जो बल लगेगा Q2 पर Q2 आवेश पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, Q1 आवेश के कारण, तो हो गया F21। तो F21 बल की दिशा किस तरफ हो गई, Q1 की तरफ, क्योंकि ये आकर्षित प्रकृति का बल है तो खुद की तरफ खींच रहा था। बाकी जब भी इतने भी देखे थे हमने उसमें खुद से दूर प्रतिकृष्ट कर रहा था, क्योंकि अभी तक हमने समान प्रकृति के आवेश के क्वेश्चन किए थे, अब है विपरीत प्रकृति वाले जो खुद की तरफ खींचेंगे। तो अब इन दोनों के बीच की अगर हमको दूरी निकालनी है तो वो दूरी क्या हो जाएगी, इस प्रकार R21 ना होके R12 होगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो दिशा है बल की दिशा वो किस तरफ है, Q1 की तरफ, तो बीच की दूरी हो जाएगी R12 कैप, ये हो जाएगी बल की दिशा। अब देखो हमको क्या निकालना, बल F वेक्टर बराबर, हमको एक दिशा सीध दे रखी है इसके मान, तो हमको इसको बल भी सदिश रूप में निकालना है। तो F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R, अब देखो दिशा क्या होगी इसकी, R12 वेक्टर, R स्क्वायर होता है, हमको इसका परिमाण देना है, स्क्वायर हमेशा नहीं कर सकते, इसके लिए हमको परिमाण लेना पड़ेगा, R12 वेक्टर का स्क्वायर, और साथ में दिशा, दिशा क्या होगी R12 कैप, R12 कैप क्या होगी दिशा। अब देखो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, आवेशों का मान कितने दे रखे हैं, 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 5 गुणा 10 की घात -6। अब इस बार देखो ये जो माइनस दे रखा है -5 माइक्रोकूलम, इसको हमको माइनस नहीं लिखना है। माइनस क्यों नहीं लिखना, माइनस का इतना ही काम था कि हमको पता चलना चाहिए कि बल आकर्षित प्रकृति का है, तो हमने पहले ही दिशा के अंदर इस तरफ दिशा ले लिया R12 के, तो ये माइनस अब इंक्लूड नहीं होगा, इसका पहले ही काम हो चुका है। इसका काम इतना ही था ये बताने का कि ये बल इस तरफ लगने वाला आकर्षित प्रकृति का है, तो हमने इस माइनस को इस दिशा में इंक्लूड कर ली है R12 कैप में, तो इस फॉर्मूले में अब आगे माइनस नहीं लिखना है, तो 5 गुणा 10 की घात -10। अब देखो R12 निकालने का तरीका क्या है, कुछ भी दे रखो, जैसे RXY दे रखो, तो इसका मान ये होता है RX वेक्टर माइनस RY वेक्टर। सेम ऐसे ही जैसे हमको निकाला है R12 वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये जो पहले आता है उसको पहले लिखो और माइनस में जो है उसको बाद में लिखो। अब हमको निकालना है R12 वेक्टर, तो R1 वेक्टर क्या, R1 वेक्टर मतलब जो पहला आवेश है उसका स्थिति सदिश, तो हमको दे रखा है 2 मीटर और 1 मीटर, ये अक्ष निर्देशांक है, तो एकांक सदिश में अक्ष को क्या लिखते हैं I कैप से, तो ये हो जाएगा 2I कैप, ये R1 के, और 1 मीटर क्या है Y सदिश में, तो Y का एकांक सदिश क्या होता है J कैप, और कितना 1, तो 2I कैप प्लस A कैप, ये हो गया Q1 का स्थिति सदिश, माइनस Q2 का स्थिति सदिश क्या है -2 मीटर पे है, तो -2I कैप और +4J कैप। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो 2I कैप प्लस J कैप माइनस माइनस प्लस 2I कैप और ये -4J कैप, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 4I कैप, माइनस का 4 और प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 बचेगा -3J कैप। ये हमारा क्या आ गया R12 वेक्टर। R12 वेक्टर मतलब जो Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की जो दूरी का सदिश है वो हो गया R12 वेक्टर। अब हमको ये जो फॉर्मूला है इसमें हमको लिखना है परिमाण, इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व कर लेते हैं। ये जो R12 कैप है, कैप को अगर हम सदिश में बदलते हैं तो उसको कैसे बदलते हैं, जैसे R12 कैप है तो इसको सदिश में बदलने के लिए क्या करेंगे, एकांक सदिश क्या होता है सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। सदिश क्या है R12 सदिश, और सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा
r12 सदिश का परिमाण, क्या हो गया एकांक सदिश। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा r12 सदिश बट्टा सदिश का परिमाण, घात 2 पहले से है, एक घात और जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा r12 सदिश का परिमाण की घात 3। अब हमको हर जगह यहाँ पे परिमाण निकालना है, तो हम r12 सदिश का परिमाण निकालेंगे। परिमाण कैसे निकालते हैं, इधर कर देता हूं मैं। किसी भी सदिश का परिमाण निकालना होता है, जैसे हमको निकालना परिमाण 4ik - 3j, तो वो निकालते हैं अंडर रूट करो i कैप के गुणांक का वर्ग मतलब 4 का वर्ग प्लस j कैप का गुणांक का वर्ग मतलब 9 का वर्ग। इसमें हमको ये नहीं लिखना माइनस वाला और वो चिन्ह नहीं लिखना, परिमाण में हमेशा इसमें प्लस का चिन्ह आएगा। तो 4 का स्क्वायर मतलब i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर। अगर यहाँ पे k कैप मतलब z अक्ष में भी अगर मान आता तो ये प्लस j कैप k कैप के गुणांक का स्क्वायर आ जाता। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5। मतलब जो r12 सदिश है उसका परिमाण हमारे पास कितना आ गया 5। तो अब देखो हम इसको गुणा करेंगे तो 9 गुणा 2 पंच कितने हो गए 10 गुणा, अब देखो 10 की घातों को जोड़ दो, -6 -12, माइनस की तो 12 है और प्लस की 9 है, तो कितनी बचेगी माइनस की 3 बट्टा r12 सदिश का परिमाण हमारे कितना आएगा 5, तो 5 की घात 3 गुणा r12 सदिश क्या आएगा हमारे 4ik, ये हमारी सिर्फ दिशा के लिए है, तो इसको लिख देंगे हम 4ik - 3j। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 9 बट्टा 125 गुणा 10 की घात, ये 1 प्लस की है और 3 माइनस की है, तो माइनस की कितनी बचेगी 2 न्यूटन। तो बल का और गुणा में दिशा क्या आ जाएगी 4ik - 3j। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 लग जाएगा, 2.1 0 और लगाएंगे तो 2 0 लग जाएगा। अब 900 में 125 में आसानी से भाग दे सकते हैं, तो 900 में जब हम 125 का भाग देते हैं तो आंसर आता है 7.2 मतलब 0.072 गुणा 10 की घात -2। इसको हम सरल भाषा में लिखे तो हम लिख सकते हैं, अगर हम 7 को इधर आगे लेना चाहे तो 2.18 तो 7.2 गुणा 10 की घात में क्या हो जाएगा 100 का भाग लगेगा, अगर 2.18 तो भाग में 2 की घात ऊपर आएगी, तो 10 की घात कितनी बचेगी 10 की घात -4, तो 7.2 गुणा 10 की घात -4 तो आ गया बल का परिमाण, और उसकी दिशा किस दिशा में लग रहा है 4ik - 3j दिशा में, और आगे बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। तो ये आ गया बल Q2 पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना था, तो हमने बल भी निकाल लिया, साथ में उसकी दिशा भी बता दी।